Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination by the 24/7 and in today's video session we people are covering chapter number 7 of class 12 Flamingo book. The name of the chapter is The Interview and written by Christopher Sylvester. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की एक बुक है जिसका नाम है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। उन्होंने तो छोटे छोटे से हिस्से उस बुक के उठा करके यहाँ पर रखे हैं और आपको वही दोनों मेंशन किए हैं। पहले में आपको बताते हैं कि जो हाई और लाइमलाइटेड सेलिब्रिटीज हैं उनको इंटरव्यू देना कैसा लगता है, उनका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, उसकी मेरिट्स क्या हैं। और सेकंड में उन्होंने एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन दिखाई है अम्बर्टो इको और मुकुंद पद्मनाभन की, जो कि एक तरह का इंटरव्यू ही चल रहा है और ये इंटरव्यू है अम्बर्टो इको की एक फेमस नॉवल को लेकर के, दैट इज द नेम ऑफ द रोज। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पर कवर करेंगे, लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू about Christopher Sylvester. Christopher Sylvester, who was born in 1959, he was a student of history at Peterhouse, कैम्ब्रिज एंड ये रिपोर्टर भी रह चुके हैं प्राइवेट आई के फॉर 10 years और इसके साथ साथ इन्होंने वैनिटी फेयर के लिए भी काफ़ी कुछ लिखा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इन्होंने अपनी जो बुक थी पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज उससे ये चैप्टर लिया हुआ है। और ये जो पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज है इट इज़ अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ सो मेनी इंटरव्यूज है ना, 1859 से लेकर के अभी तक के जो भी इंटरव्यूज हैं वो इसमें मेंशन है। अब थीम ऑफ द लेसन आप देख लीजिए, वी विल कवर बोथ द पार्ट्स, पार्ट फर्स्ट ऑल्सो एंड पार्ट सेकंड ऑल्सो। तो सबसे पहले इंटरव्यू में आपको ये पता होना चाहिए कि हमें दो स्टोरीज मेंशन करी गई हैं। एक स्टोरी में द नरेटर टेल्स अस अबाउट द रिएक्शन एंड व्यूज ऑफ द सेलिब्रिटीज टुवर्ड्स द इंटरव्यू। इंटरव्यू देते टाइम सेलिब्रिटी का क्या पर्सपेक्टिव रहता है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। मोस्ट ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज फाइंड देम टू इंट्रूड ऑन देयर पर्सनल लाइव्स एंड सम हैव नेवर गिवन एन इंटरव्यू ऑल देयर लाइफ। तो कई बार कोई बहुत हाई लाइमलाइटेड पर्सनालिटीज जो होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि एक तरह का ये हिंड्रेंस क्रिएट करता है हमारी पर्सनल लाइफ में जब हम इंटरव्यू देते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं। द स्टोरी हैज अ थीम ऑफ हाउ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस कैन कर्टेल एन इंडिविजुअल प्राइवेसी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस स्टोरी का जो बेसिक थीम है वो ये बताया जा रहा है कि फ्रीडम कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और कैसे वो किसी हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी की जो पर्सनल प्राइवेसी होती है उसको कहीं ना कहीं कम कर सकता है या फिर उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। वहीं सेकंड स्टोरी में आपको देखने के लिए मिलेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू ऑफ द फेमस राइटर एंड academician Umberto Eco, and in the story we get to know the various qualities of time management used by famous writer. So ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सेकंड स्टोरी किसके साथ डील करती है, बट आपको बता दूं Umberto Eco जो कि फेमस नॉवल लिखने की वजह से हुए थे, लेकिन वो पेशे में एक अकेडमिशियन है, पढ़ाते हैं ये, ठीक है ना। और इन्होंने आपको बताया है कि इंसान की लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है टू मैनेज हिज और हर टाइम, और यही वजह है कि शायद वो अपने टाइम को सही यूटिलाइजेशन करके एक फेमस राइटर बन गए। दीज हेल्प हिम गैदर सो मेनी फेदर्स इन हिज हैट, मतलब इसकी वजह से इनको काफ़ी सारे अचीवमेंट्स मिले जो टाइम मैनेजमेंट था। He gives the details of the various aspects which contribute to a person's success. तो वो यहाँ पर हमें ये भी बताते हैं कि एक पर्सन सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ सकता है या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिकली काफ़ी हद तक इंसान को हेल्प करती हैं टू ग्रो हायर एंड हायर। और ये रियलिटी भी है, अगर आपकी ज़िंदगी में आपको समय मिल रहा है तो समय का सही सदुपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं और अपने छोटे छोटे टाइम के जो गैप्स हैं उनको प्रॉपर्ली फिल कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ एड ऑन कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। और जब अपनी ज़िंदगी में आप कुछ नया सीख रहे होते हो तो आपको नहीं पता कि आपको किस्मत कितनी ऊंची जगहों पर ले जाने वाली है और आप कितना लाइफ में अच्छा करने वाले हो। सो रिमेंबर दिस कि हमेशा मम्मी लोग भी आप लोग की यही बोलती होंगी कि अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अपनी किस्मत को सुलाना नहीं है, अगर आप सो गए तो अपनी किस्मत आप सुला दोगे। और सोने का मतलब ये नहीं है कि आप नींद ले रहे हो, सोने का सही मतलब ये है कि आप अनअवेयर हो, असचेत हो, अनकॉन्शियस हो। सो वो अनकॉन्शियस आपको अपनी हटानी पड़ेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। आपका पार्ट फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. This is true. अब 130 साल पुरानी बात है ये जब इसका आविष्कार किया गया कि इंटरव्यूज होने चाहिए, राइट। इंटरव्यू की एक कॉमन प्लेस बन चुकी है इन जर्नलिज्म। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दिखेंगे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, है ना, या फिर वो अनुष्का शर्मा हो, या फिर वो सलमान खान हो, ऑल कम एंड गिव इंटरव्यूज। Today, almost everybody who's literate will have read an interview at some point in their lives.
आज के टाइम पर जो भी इंसान पढ़ा लिखा है उसने कभी ना कभी किसी ना किसी का इंटरव्यू जरूर पढ़ा होगा, और कहीं ना कहीं ये हमें भी मोटिवेशन देता है, हमें पता चलता है कि उस बंदे ने अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल किया है और कैसे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा है. While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. अब वहीं अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कुछ हजार सेलिब्रिटीज के आसपास ये हैं जिनको सालों साल इंटरव्यूज में जाना पड़ता है, वो जाते हैं इंटरव्यूज देने के लिए और बार बार इंटरव्यू देते हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि दे लव गिविंग इंटरव्यूज, समटाइम दे डोंट लव गिविंग इंटरव्यूज. तो जब किसी को पसंद होता है इंटरव्यू देना तो वो बार बार इंटरव्यूज के लिए जाता है, जब किसी को नहीं पसंद होता है इंटरव्यू देना तो फिर वो नहीं भी जाता है, राइट. सो यहाँ पर कॉमन बेस का मतलब है इट इज एन ऑर्डिनरी थिंग. जर्नलिज्म में एक ऑर्डिनरी थिंग बन गया है कि इंटरव्यू लेना और क्वेश्चनर करना और लोगों के बारे में जानना. सो इट्स हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली. अब हजारों लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं तो इसकी मेरिट्स, इसके फंक्शन, इसके मेथड अलग अलग हो सकते हैं इन अदर पर्सपेक्टिव्स. Some might make quite extravagant claims for it as being, in its highest form, a source of truth, and in its practice, an art. Others, usually celebrities who see themselves as its victim, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. And this is the reality, as I told you. कुछ लोगों का मानना ये है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इससे लोगों के बारे में सच पता चलता है और लोग क्या करते हैं, लोगों की लाइफ कैसी है ना, या वो लोग जो कि बहुत लाइमलाइट में हैं उनके बारे में आपको जानने के लिए मिलता है और वो रियल में कैसे हैं आप ये जान पाते हो. लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जब इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं तो लोगों की पर्सनल लाइफ एंटर करती है और आप ज़बरदस्ती बिना जाने बिना पूछे उनकी लाइफ के अंदर एंटर कर जाते हो, विच इज़ नॉट एट ऑल ट्रू, है ना, और विच इज़ नॉट एट ऑल जेन्युइन एज वेल. सही भी नहीं है और सच्चा भी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सच बोल रहा हो, कौन झूठ बोल रहा हो. और कई बार जो बहुत इनोसेंट लोग होते हैं वो कुछ भी बोल देते हो और ऐसे पब्लिक ओपिनियन बनानी शुरू कर देती है. तो कुछ लोग अपने आप को सफरर मानते हैं फॉर बीइंग इंटरव्यूड. नाउ or feel that it somehow diminishes them, just as in some primitive cultures it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody then one is stealing that personal soul. जैसे कई सारे कल्चर्स में ये भी मानना है कि अगर आप किसी का पिक्चर ले रहे हो तो आप उस पिक्चर में उसको बांध रहे हो, यू आर कैप्चरिंग दैट पर्सनालिटी. और जब आप उसको कैप्चर कर रहे हो तो उसकी पर्सनल सोल को कैप्चर कर रहे होते हो, है ना. आपने देखा होगा लोग इस चीज़ पर भी बिलीव करते हैं कि काफ़ी सारे लोग ना विद द हेल्प ऑफ फोटो वुडूज कर देते हैं, ब्लैक मैजिक हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं हर जगह पर आपका चेहरा होना इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक थिंग, है ना. और उससे ज़्यादा बुरी चीज़ ये है कि आपके बारे में लोगों को पता चल जाना, तो अननेसेसरली वो आपकी लाइफ में इंटरप्ट करेंगे. V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. अब देखो यहाँ पर अलग अलग फेमस सेलिब्रिटीज़ के आपको ओपिनियंस दिखाए गए हैं इंटरव्यूज़ के बारे में, जिसमें से सबसे पहले हमें जो ओपिनियन मिलता है वो मिलता है V.S. नायपॉल के बारे में. अब V.S. नायपॉल कहते हैं कि भाई देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान जब इंटरव्यू देता है तो वो जख्मी हो जाता है और वो अपने आप का एक हिस्सा खो देता है. ठीक है, नेक्स्ट. लुइस कैरोल, द creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interview and he never consented to be interviewed. लुइस कैरोल जो कि क्रिएटर रह चुके हैं एलिस इन वंडरलैंड के, सोचो कितने पॉपुलर हैं वो. उनका कहना है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो हॉरर लगते हैं मुझे, एक डरावना धमकी भरा सपना, है ना. उनके मानना ये है और उनको लगता है कि मुझे तो नहीं लगता किसी को भी इंटरव्यू देना चाहिए. It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterward relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. अब लुइस कैरोल को तो इंटरव्यूअर्स ही एक हॉरर टाइप के लगते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि दिस शुडंट बी अ परफेक्ट थिंग टू डू, है ना. ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है जो कि करनी चाहिए. उनको तो डर लगता है इतनी सारी अटेंशन से कि इतने सारे लोग आकर के उनको अटेंशन देना शुरू कर दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं घबराते हैं इस चीज़ से कि मुझे इतनी सारी अटेंशन नहीं चाहिए.
वो उन्हीं लोगों से दूर रहना चाहते हैं जिनको वो जानते हैं, तो फिर इतने सारे अनजान लोग आकर के उनको अटेंशन दे रहे हैं, तो ये इनके लिए बहुत ही डिजास्टरस चीज उनको फील होती है. दोज हु वांटेड टू ईदर इंटरव्यू हिम और गेट एन ऑटोग्राफ और ऑफ हिम, उनको बहुत बुरा फील होता है, उनको लगता है आई डोंट वांट टू डू ऑल दीज थिंग्स. इवन ही वुड नरेट टेल्स ऑफ हिज सक्सेस एट अवॉइडिंग सच रिक्वेस्ट विद सैटिस्फैक्शन एंड एंजॉयमेंट. सो दिस इज समथिंग विच कैन बी सीन हियर. आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, he would afterward relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. right? तो वो जनरली नरेट भी करते हैं अपने सक्सेस की जो स्टोरीज होती हैं इस तरह की रिक्वेस्ट को अवॉइड करके, ताकि वो खुश रह सकें और उनकी सक्सेस को वो एंजॉय कर सकें. उनको लगता है कि मेरी सक्सेस में इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. सो लायनाइज का मतलब होता है गिव अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन. आई डोंट लाइक दैट. उन्होंने बोला ना, इट वाज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड. लोगों के बीच में रहना लगता है शेर के मुंह में उंगली डाल रहे हो. रेपल का मतलब होता है ड्राइव और फोर्स बैक. राइट? मेड हिम दस रेपल वुड बी एक्वेंटेंसेस. परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और पेटिशनर का मतलब होता है पर्सन हु आस्क फॉर समथिंग, और अम्यूजमेंट का मतलब होता है काइंड ऑफ एंजॉयमेंट. सो वो यही बोलते हैं कि अगर वो अपनी सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं, सो ही वांट्स टू जस्ट बी अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक फॉर द अदर पार्ट. वीएस नायपॉल के बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है. नोन एज अ कॉस्मोपॉलिटन राइटर, in his travel books and in his documentary work, he presents his impression of the country of his ancestor, that is India. Right? Now, he received the Nobel Prize in Literature in 2001. तो अब यहाँ पर जो second एक आप बोल सकते हो a person who is very much famous in his field, जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, उनके बारे में भी बताया गया है, और वीएस नायपॉल के बारे में भी यहाँ पर मेंशनिंग करी गई है. तो अब किपलिंग के बारे में क्या बताया गया आप सोच सकते हो. उससे पहले आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर वीएस नायपॉल के बारे में क्या बताया गया. वो जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन राइटर है, ठीक है ना. उन्होंने अपनी ट्रेवल बुक्स में और डॉक्यूमेंट्री वर्क में बहुत कुछ लिखा हुआ है इंडिया के बारे में और इंडिया के पूर्वजों के बारे में. उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है लिटरेचर में, ठीक है ना, 2001 में. वहीं अगर रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बात करेंगे, ही एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर. वो कहते हैं भाई आई डोंट वांट. कंडेमनेटरी का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल. राइट? सो अब यहाँ पर इनका मानना ये है कि रुडयार्ड किपलिंग का कहना है कि भाई मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, कौन है ये इंटरव्यू, यहाँ से भगाओ इनको. इनकी वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी for 14th October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. wrecked का मतलब होता है destroyed. अब इनकी जो वाइफ है जिनका नाम है कैरोलिन, उन्होंने अपनी एक डायरी लिखी जो कि 14 अक्टूबर 1892 की डेट के साथ थी. उसमें सीधे सीधा लिखा हुआ था, एक इंसान ने मेरा एक पूरा दिन बर्बाद कर दिया, और वो कोई और नहीं, वो एक रिपोर्टर था बोस्टन से. सो आप देख रहे हो, चाहे वो वीएस नायपॉल हो, चाहे वो रुडयार्ड किपलिंग हो, ठीक है ना, या फिर वो वीएस नायपॉल ही क्यों ना हो, ये सब लोग बहुत अच्छा फील नहीं करते to get interviewed. They hate that. So she reports her husband as saying to the reporters, why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It's a crime, just as much of a crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merits punishment. So she reports her husband as saying to the reporters. उन्होंने ये चीज नोटिस करी अपने हस्बैंड को रिपोर्टर से कहते हुए कि वो इंटरव्यू क्यों रिफ्यूज करते हैं, उन्हें इंटरव्यू देना क्यों नहीं पसंद है. क्योंकि भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी हो आप, और आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं और आप सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे हो. सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि उनको लगता है ये इमोरल है, अनैतिक है. उनको लगता है ये क्राइम है, जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन. राइट? तो उनको लगता है दिस शुडंट बी डन. क्योंकि अगर आप किसी की जबरदस्ती पर्सनल लाइफ में एंटर कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसकी लाइफ में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो. तो रुडयार्ड किपलिंग हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, वो यही कहता है कि दिस इज नॉट करेक्ट. अकॉर्डिंग टू हिम इंटरव्यूज इमोरल हैं. वो कहते हैं इंटरव्यूइंग एक क्राइम है और इसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए. अगर कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है तो उसे पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, जैसे कि दूसरे क्राइम्स के लिए दिया जाता है. उनका ये भी कहना है कि बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है, और कोई भी आदमी जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ होगा वो इस चीज को कभी भी कंसेंट नहीं देगा. इसको आप आके देख भी सकते हो, है ना. इट्स अ क्राइम, जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माय पर्सन.
एज एन असॉल्ट, वो असॉल्ट भी उसको कह रहे हैं, फिजिकल अटैक है एक तरीके का ये, एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट। तो जिस तरीके से पनिशमेंट के लिए सजा दी जाती है उसी तरीके से इंटरव्यू करने वाले या फिर इंटरव्यू लेने वाले को भी एक पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। इट्स कावर्डली एंड वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, एज आई टोल्ड यू, उनको बहुत अनप्लेजेंट लगता है ये। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट, येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. So अब यहाँ पर देख सकते हो उन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ होगा वो हमेशा इस चीज़ को बोलेगा कि इंटरव्यू नहीं लिया जाना चाहिए या फिर वो इंटरव्यू लेने की कभी कंसेंट नहीं देगा। और आयरॉनिकली किपलिंग ने एक बार इसको इस तरीके से बोला था कि इट इज सच एन असॉल्ट, और ये एक तरह का रिमार्क था फॉर मार्क ट्वेन कुछ समय पहले, है ना। तो उन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया था दिस इज रियली वेरी रॉन्ग। So this was said to be by him that this is such as an assault on Mark Twain only a few years before. Rudyard Kipling, a prolific writer who was known as the poet of the common soldier, Kipling's Jungle Book, which is a story of Kimball O'Hara and his adventures in the Himalayas, is considered a children's classic all over the world. अब यहाँ पर जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैं वो रुडयार्ड क्रिपलिंग के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रुडयार्ड क्रिपलिंग है कौन। इनको वो बताते हैं कि एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर है, बहुत ही मतलब आप सोचो ना, ही इज़ अ वेल नोन पर्सनालिटी। ऐसे जनरली आपको राइटर्स मिलेंगे नहीं जिस तरह के राइटर के बारे में आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। सो वो एक बहुत ही महान राइटर बताते हैं किनको, रुडयार्ड क्रिपलिंग को, ठीक है। और प्रोलिफिक का मतलब होता है बहुत हाई स्कोरिंग बोल सकते हो आप, प्रोडक्टिव बोल सकते हो, क्रिएटिव बोल सकते हो, ठीक है ना, या फर्टाइल बोल सकते हो। और जनरली आप किसी भी चीज़ को प्रोलिफिक बोल सकते हो जो बहुत हाई वैल्यू क्रिएट कर रहा हो। तो ये प्रोलिफिक राइटर हैं जो जिनको जाना जाता है एज अ पोएट ऑफ कॉमन सोल्जर, और इनकी एक जंगल बुक भी रह चुकी है जिसकी स्टोरी जो है वो कुछ किम्बॉल ओहारा के बारे में है और उसके एडवेंचर्स के बारे में है जो कि हिमालयाज में उसने किए हैं। और ये कंसिडर की जाती है चिल्ड्रन क्लासिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब चिल्ड्रंस की बहुत चहीती बुक रह चुकी है ये। H.G. Wells के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। In an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal but was fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. पहले तो आप ये जान लो who is H.G. Wells. H.G. Wells एक इंग्लिश नॉवलिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं और एक हिस्टोरियन भी हैं। वो अपने साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते हैं और वो ज़्यादातर अगर किसी चीज़ के लिए नोन हुए हैं तो टाइम मशीन के लिए, इनविजिबल मैन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड के लिए। जोसेफ स्टालिन के बारे में बात करते हैं तो ये ग्रेट रशियन रिवोल्यूशनरी एंड एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर भी हैं। सॉल बेलो के बारे में बात करें तो ये भी एक लेखक हैं, एक नॉवल के लेखक हैं ये। बेलोज वर्क वर इन्फ्लुएंस वाइडली बाय वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इनका काम जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर हुआ। अमंग हिज मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स आर Augie, March and Moses. He published short stories translated from Yiddish. He won a Nobel Prize for Literature in 1976 also. So आप यहाँ पर देख सकते हो ये H.G. Wells हैं, ठीक है ना, फिर आपको जोसेफ स्टालिन दिख रहे हैं, फिर उसके बाद आपको सॉल बेलो दिख रहे हैं। तो ये दे आर वेरी वेरी फेमस फॉर देयर वर्क्स, अपने कामों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो H.G. Wells हैं इन्होंने भी अपने इंटरव्यू में इंटरव्यू को बहुत अच्छा नहीं था। तो जो फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट हैं H.G. Wells, ये कहते हैं एक इंटरव्यू में कि उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अनप्लेजेंट था, लेकिन 40 साल बाद, ठीक है ना। ही इंटरव्यूड रशियन रिवोल्यूशनरी जिनका नाम है जोसेफ स्टालिन, ठीक है ना। अनदर राइटर आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनका नाम है सॉल बेलो, ठीक है ना। ये कमेंट करते हैं इंटरव्यू के ऊपर, इनका इंटरव्यू के बारे में क्या मानना है अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इनका भी इंटरव्यू के बारे में कुछ खास ख्याल नहीं है, इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। अब इनका इंटरव्यू के बारे में क्या कहना है आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सॉल बेलो कहते हैं कि इंटरव्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि किसी ने फिंगर टिप रख दी हो उनके फूड पाइप पे, ऐसा लग रहा है कि उनका गला दबा दे रहा, विच मीन्स वो चोक्ड फील करते हैं, सफोकेटेड फील करते हैं जब भी वो किसी इंटरव्यू के साथ बैठते हैं। तो हर एक सेलिब्रिटी को अगर आप देखोगे बहुत पॉपुलर है तो ईदर बाय हुक और क्रूक कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पर आकर के वो इंटरव्यू को क्या बोल रहा है, इट्स नॉट गुड। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हालांकि इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं
इंटरव्यू के, लेकिन फिर भी वो एक बहुत अच्छा जरिया है कम्युनिकेट करने का किसी के साथ भी. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. Dennis Bryan has written almost everything of moment reaches us through one man asking question of another. Because of this, the interview holds a position of unprecedented power of something and influence too. तो भले ही कितने भी ड्रॉबैक्स क्यों ना हो इंटरव्यू के, इंटरव्यू ऐसा लगता है जैसे फुलफिल कर रहा हो वो किसी पर्पस को, पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग को. अगर आप ऑडियंस से कम्युनिकेट करना चाहते हो, जैसे सपोज कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, उस सेलिब्रिटी के बारे में दुनिया जानना चाहती है, तो कैसे जानेगी? तो इंटरव्यू करवा लो, क्वेश्चन पूछ लो, एंड पीपल विल बी एबल टू नो अबाउट देम, एंड दैट टू इजीली, राइट. फिर एक यहाँ पर डेनिस ब्रेन के बारे में बात की जा रही है. उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें एक इंटरव्यू में क्लियर बोला गया था, द मोस्ट क्लियर इंप्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ आवर टाइम्स. डेनिस ब्रियान एक इंटरव्यू देता है जिसमें वो कहता है, दिस इज द मोस्ट क्लियर इंप्रेशन ऑफ पीपल्स ऑफ आवर टाइम. हमारे समय के सबसे क्लियर इंप्रेशन अगर मिलते हैं तो वो इंटरव्यू के थ्रू ही मिलते हैं. द सेटअप ऑफ वन मैन, कैसा होता है इंटरव्यू? एक आदमी बैठा होता है, दूसरे आदमी से बैठ करके क्वेश्चन तो पूछ रहा होता है कि आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, आप कैसे यहाँ तक पहुंचे, आपने कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, है ना. तो जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चन पूछता है, और जो इंटरव्यू होता है वो अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को लोगों तक पहुंचाता है. तो वही चीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है. और यहाँ पर आपका पार्ट 1 जो है वो खत्म हो जाता है. तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मल्टीपल सेलिब्रिटीज के बारे में हमें इन्फॉर्म किया गया और उनका ओपिनियन बताया गया इंटरव्यू के बारे में. हालांकि इंटरव्यू मैक्सिमम लोगों ने एक तरह का सफोकेशन ही बताया है और नॉट गुड थिंग ही बताई है, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से वो सही नहीं है. बट अगर आप लोगों के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वील बी एबल टू नो देम मोर. नाउ अब यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है पार्ट 2, जिसमें आपको अम्बर्टो इको और मुकुंद पद्मनाभन का एक इंटरव्यू दिखाई देगा. आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज. अम्बर्टो इको कहते हैं, मैं एक प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं नॉवेल की अगर बात करूँ, जो कि मेरी नॉवेल बहुत फेमस हुई थी, मैं नॉवेल लिखता हूँ संडे को जब मैं फ्री होता हूँ. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको. तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा हिस्सा मिलने वाला है अम्बर्टो इको के बारे में. द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू. द हिंदू न्यूज़पेपर के जो एडिटर है मुकुंद पद्मनाभन, वो इंटरव्यू ले रहे हैं अम्बर्टो इको का. अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के. कौन सी यूनिवर्सिटी? इटली में एक बोलोगना यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये पढ़ाते हैं. had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. Semiotics refers to the study of science. Science को कैसे स्टडी किया जाता है, उसके लिए बहुत फेमस है, बहुत ही चर्चित है इन इटली, है ना. इनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है. फॉर्मिडेबल का मतलब होता है इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज, पावरफुल और इंटेंस और केपेबल. तो क्योंकि इनको सिमियोटिक्स की नॉलेज बहुत ज्यादा है, इस वजह से इनकी बहुत अच्छी इज्जत है, नाम है, लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इनको. Literary interpretation and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. फिक्शन लिखने से पहले इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि इन्होंने लिटरेरी इंटरप्रिटेशन पे वर्क किया हुआ है, मेडिवल एस्थेटिक्स पे वर्क किया हुआ है. मेडिवल का मतलब होता है मिडिल एजेस और एस्थेटिक का मतलब होता है ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटीज. तो ये सब ये काम कर चुके हैं, तब जाकर के इन्होंने एक नॉवेल लिखी जो कि बहुत फेमस हुई. Literary fiction, academic tests, essays, children's book, newspaper articles, his written output is staggeringly large and wide-ranging. This is said. मतलब कुछ ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने छोड़ी. उन्होंने लिटरेरी फिक्शंस लिखे हुए हैं, एकेडमिक टेक्स्ट लिखे हुए हैं, एसेज लिखे हैं, बच्चों की किताबें लिखी हुई हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं. मतलब अनगिनत चीजें हैं. बहुत हैरान कर देगा आपको ये बात, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो भी वाइड रेंज में. ये इन्होंने कोई एक सिंगल पोर्शन कवर नहीं किया है. 1980 के बाद ही acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of the name of the rose, which sold more than 10 million copies. लेकिन इनको स्टारडम कहाँ से मिला, ये लाइमलाइट में कहाँ से आए, इनको पॉपुलैरिटी कहाँ से मिली? दैट वाज बाय द सेलिंग ऑफ 10 million copies of the name of the rose, which is a novel written by him. एक नॉवल थी जो उन्होंने लिखी. अब मुकुंद यहाँ पर कहते हैं, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज once remarked, I can't understood how one man can do all the things he does. मुकुंद पद्मनाभन का कहना है, एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और एकेडमिक डेविड लॉज एक बार ये मेंशन करता है कि मुझे नहीं समझ में आता एक आदमी इतनी सारी चीजों में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है. और ये स्टेटमेंट किसके बारे में था? अम्बर्टो इको के बारे में. अम्बर्टो इको कहते हैं, मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग. अम्बर्टो इको कहते हैं
मतलब सोचो, ये मुकुंद पद्मनाभन क्वेश्चन बोल रहे हैं कि डेविड लॉज ने कहा था एक बार कि एक आदमी इतने सारे काम कैसे कर सकता है, तो अम्बर्टो इको इसका आंसर क्या दे रहे हैं कि ओ वेल, शायद हो सकता है कि मेरी कुछ एक्टिविटीज से ऐसा लगता हो कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको समझ में आएगा कि मैं कुछ अलग से कुछ नहीं कर रहा, मैं एक पर्टिकुलर चीज ही कर रहा हूँ। मुकुंद बोलते हैं वजस, मतलब क्या है ये, तो अम्बर्टो को बताते हैं नाउ दैट्स मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बताना कि मैं कैसे सारी चीजें जो अलग अलग लोगों को दिख रही हैं मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक ही है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। वो कहते हैं कि मेरा कुछ कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है। फिलोसॉफिकल मतलब रिलेटिंग और डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी इन एग्जिस्टेंस। दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज के बारे में मुझे जानना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना। एंड आई परस्यू का मतलब होता है फॉलो देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क, और मैं इसको फॉलो करता हूँ अपने एकेडमिक वर्क के थ्रू ही या फिर मेरी नॉवेल्स के थ्रू। कहते हैं इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। अगर आप मेरी किताबें भी पढ़ेंगे ना तो मैं बच्चों की किताबें भी जो लिखता हूँ उसमें भी यही होता है कि भाई देखो, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना है, सुकून से रहो, शांति से रहो, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। आपको वही दिखेगा कि मैं एथिकल बातें कर रहा हूँ, मैं वही बातें कर रहा हूँ जो लोगों को अपने नेचर में डालनी चाहिए, है ना, इन्वॉल्व करनी चाहिए, रियलिटी और एग्जिस्टेंस के बारे में ही बात कर रहा हूँ। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और फिर मेरे पास एक सीक्रेट भी है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? अब वो यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंटर ऐड करते हैं और देखो कितनी खूबसूरती से वो इस बात को कहते हैं। कहते हैं आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आप एलिमिनेट कर दें एम्प्टी स्पेसेस को यूनिवर्स से, या फिर एक एटम की जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस है उन्हें एलिमिनेट कर दें? व्हाट विल हैपन? जस्ट थिंक ऑफ दिस। द यूनिवर्सिटीज विल बिकम एज बिग एज माय फिस्ट। तो जो यूनिवर्स है वो कैसा हो जाएगा? वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा जितनी की मेरी मुट्ठी है। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। तो बेसिकली वो बताना यही चाह रहे हैं कि देखो, अगर आपको लगता है कि आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। और यूटिलाइज भी कैसे करेंगे? अपनी जिंदगी की खाली स्पेसेस को भर करके। जो 2 मिनट 3 मिनट आप रील्स देखने में बर्बाद करते हैं, जो 2 मिनट 3 मिनट आप अपने अननेसेसरी सोने में बर्बाद करते हैं, जो कि सोना एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम के लिए होना चाहिए। 6 घंटे अगर आप नींद ले रहे हैं बहुत है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी की खाली स्पेसेस को भरना शुरू कर दें, आप उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दें, तो यू विल सी दैट यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो वो इनको इंटरस्टिसेस बोलते हैं। इंटरस्टिसेस का मतलब होता है स्पेसेस, गैप्स, है ना। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। सो से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, you are in an elevator and while you are coming up I am waiting for you. This is an interstice. अब वो समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये interstices हैं क्या, ये gaps हैं क्या। जैसे सपोज आप मेरे घर आ रहे हो, ठीक है ना, और आप एक एलिवेटर में हो और जब तक आप एलिवेटर से चढ़ करके ऊपर आ रहे हो मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। अब ये क्या है? ये जो मेरा वेट करना है, मैं खड़ा हुआ, आई एम डूइंग नथिंग, दिस इज अ गैप, दिस इज एन एम्प्टी स्पेस, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस। अब मैं वहां पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं क्या करूंगा? मैं पढ़ लूंगा कुछ, मैं कुछ कर लूंगा। तो एम्प्टी स्पेस इज नॉट लाइक कि आपको मिलेगी जगह अपनी जिंदगी में, आपको वो जगह ढूंढनी पड़ेगी। While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article, and you won't believe, आपको यकीन भी नहीं होगा कि उतनी देर में मैंने एक आर्टिकल लिख दिया। बट ये कभी कभी होता है, ये तभी होता है जब आप धीरे धीरे करके ये हैबिट को अपने अंदर बिल्ड कर रहे होते हो। तो आपको समय मिलता नहीं है, आपको जिंदगी से समय चुराना पड़ता है। मुकुंद कहते हैं नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? आपने एक पैराग्राफ लिख दिया और वो भी सिर्फ इतनी देर में जितनी देर में मैं फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर चढ़ा। हर किसी के बस की बात नहीं है ये। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। आपकी हर चीज जो आपने लिखी है, चाहे वो फिक्शन हो चाहे वो नॉन फिक्शन हो, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी तो रही है। इट्स अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल व्हिच इज invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach or is it something that just came naturally to you? अब वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मतलब आपने इतना कुछ कर लिया, मतलब it's like quite impossible for any of the person to write, right? हर किसी के बस की ये बात नहीं है कि कोई भी कुछ भी लिख दे। It's very difficult, है ना।
तो आप कैसे कन्विंस करते हो अपने आप को कि आप कर लोगे और इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट? ठीक है ना, लुक एट दिस। मुकुंद मेंशन करते हैं कि व्हाट ही डिड वाज अनडाउटेडली यूनिक। जो भी आपने किया बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, हर कोई वो नहीं कर सकता। उनके स्कॉलरली आर्टिकल्स बहुत डिफरेंट थे और एकेडमिक स्टाइल से बहुत ही यूजुअल थे। जो यूजुअल एकेडमिक स्टाइल होती है ना, उससे बहुत ही डिफरेंट थे। फिर यूजुअल एकेडमिक स्टाइल लैक करती है पर्सनल टच, है ना, वो थोड़ी सी ड्राई होती है, थोड़ी सी बोरिंग होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अम्बर्टो की राइटिंग को देखेंगे तो उसमें एक मजा है, एक प्लेफुलनेस है, एक पर्सनल टच है। तो वो मुकुंद पद्मनाभन जो है वो अम्बर्टो इको से पूछते हैं कि आपने क्या इंटेंशनली ये इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग अडॉप्ट किया हुआ है या फिर ये आपके अंदर नेचुरली आता है। वही यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप में कुछ तो बात है, कुछ तो अलग है जो लोग आपकी राइटअप्स को पढ़ना पसंद कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये आपने अपने अंदर खुद बिल्ड किया है या फिर आप कुछ करते हैं इसके लिए। Umberto Eco, when I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said scholars learn a lot of certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusion. You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. तो अब अम्बर्टो इको एक्सप्लेनेशन देना शुरू करते हैं। कहते हैं जब मैंने अपना पहला डॉक्टरल डिसर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा ऐसे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, स्पेशली जो किसी डिप्लोमा या यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए दिया जाता है। तो अम्बर्टो इको कहते हैं कि जब मैंने पहली बार अपनी स्टोरी नरेट करी थी इटली में, तो एक प्रोफेसर ने कहा था कि इन्होंने जो थीसिस करी है ना वो बाकियों से अलग है। He told a story including the trials and errors that had happened during his research. ठीक है ना, scholar learns a lot of a certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusion. अब इसको आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपना जो पहला थीसिस था वो लिखा था। वो स्टोरी सुनाते हैं, कहते हैं कि उन्होंने क्या क्या ट्रायल्स किए, फिर उसके बाद क्या क्या एरर्स किए अपनी पूरी रिसर्च के दौरान। दूसरे क्या करते हैं, ऑन द कॉन्ट्रारी व्हाट अदर्स डू, लोग क्या करते हैं, वो फॉल्स असम्पशंस क्रिएट करते हैं, उनको ठीक करते हैं और फिर कंक्लूजन पे आते हैं। दिस वाज द रीजन व्हाई द प्रोफेसर इवन पब्लिश्ड हिज थीसिस एज अ बुक। उन्होंने भी ऐसा ही किया और यही वजह है कि आप देखोगे कि बहुत कम एज में उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। सो वही यहाँ पर बोल रहे हैं, यू ऑन द कॉन्ट्रारी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, तुम अपनी रिसर्च की कहानी सुनाओगे, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स। हो सकता है आपने कुछ ट्राई किया हो, उसमें कुछ एरर आए हो। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय डिसर्टेशन एज अ बुक व्हिच मेंट ही एप्रिशिएटेड इट। तो वो यही बताने की कोशिश करें, जब मैंने उनको सारी चीजें बताई कि मैंने क्या ट्रायल किए, क्या एरर्स हुए, फिर मैं कहाँ तक कंक्लूजन में पहुंचा, जब उन्होंने उस चीज को समझा तो उन्होंने उस चीज को अप्रिशिएट किया दैट यस यू आर राइट एंड यू आर राइटिंग इन अ डिफरेंट वे। So at that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done. तो उनको ये समझ में आ गया जिस तरीके से उन्होंने ये लिखा था, ऐसे उनको इसी तरीके से सारी चीजें लिखनी है कि पहले उन्हें ट्राई करना है, फिर उसके बाद उसमें एरर्स होंगे, उसको उन्हें करेक्ट करना है और फिर वो कंक्लूजन पर पहुंचेंगे by telling the story of the research. This is why my essays always have a narrative aspect. और यही वजह है कि मेरी जो भी स्टाइल होती है, राइटिंग स्टाइल्स होती है, जो मेरे एसेज होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि मैं कुछ नरेट कर रहा हूँ, मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स नॉवेल्स सो लेट। और यही वजह है शायद मैंने नॉवेल्स लिखना बहुत देर में शुरू किया, एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। सोचो 50 साल या उससे थोड़ा सा कम रहा होगा तब मैंने लिखना शुरू किया था। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. वो कहते हैं मुझे आज भी याद है कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम रोलैंड था, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि वो एक ऐसे लिखने वाला बंदा है, वो नॉवेलिस्ट कभी क्यों नहीं बन पाया। He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. वो कभी ना कभी नरेटिव राइटिंग करना चाहता था, नॉवेल्स लिखना चाहता था, लेकिन बेचारा उसको मौका नहीं मिल पाया, वो पहले ही मर गया। मतलब वो नॉवल लिखता, नॉवल फेमस होती और वो पॉपुलर होता, इससे पहले ही वो नहीं रहा।
आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब मैंने जो भी किया बहुत सुकून से किया, बहुत काम माइंड से किया, और मेरे हिसाब से जो मैं कर रहा था वो मुझे पसंद था. आई वॉज नेवर फ्रस्ट्रेटेड विद माई जॉब, राइट. आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, मतलब वो कहते हैं कि मैंने अचानक से, मतलब इट वॉज लाइक ऐसे कभी हुआ और मैंने लिख दिया. इट वॉज नॉट प्लान, मैंने लिख दिया. आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड. मेरे पास एक दिन कुछ नहीं था करने के लिए और मैंने करना शुरू कर दिया. नॉवेल्स प्रोबेबली satisfied my taste for narration. शायद जो नॉवेल्स थी वो मेरा टेस्ट ऑफ नरेशन जो है, जो मेरा नरेट करने का तरीका है, उसको सेटिस्फाई कर रही थी. मुकुंद, talking about novels, from being a famous academic you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. अब मुकुंद पद्मनाभन बात करना शुरू कर देते हैं नॉवल के बारे में. कहते हैं आप एक फेमस एकेडमिक से एक स्पेक्टाकुलरली फेमस हो चुके हैं, एक पब्लिकेशन पे वर्क करना आपने शुरू कर दिया, इतनी बड़ी नॉवल लिख दी द नेम ऑफ द रोज. उसके बाद फिर आपने 5 नॉवेल्स लिखी अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑन नॉन फिक्शन, और एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम इसके ऊपर होंगी. तो इस तरीके से आपने कितना कुछ लिख डाला. तो बोलते नहीं मोटिवेशन कहाँ से आता है, इतना कुछ आपने लिख डाला. तो अम्बर्टो को बोलते हैं ओवर 40. मुकुंद, ओवर 40. Among them are seminal pieces of work on semiotics, लगभग 40, और उनमें से कुछ seminal pieces of work semiotics के ऊपर हैं. Semiotics वही साइन की स्टडी. But ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he's a novelist. Does that bother you? अब यहाँ पे थोड़ा सा फनी लगेगा आपको सुनते हुए. मुकुंद पद्मनाभन उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि आपने तो कितनी सारी नॉवल लिख डाली अगेंस्ट नॉन फिक्शन, राइट. और वो बोलते हैं कि हाँ लगभग 40, और वो बोलते हैं कि इसमें से आपको ज़्यादातर वर्क दिखाई देंगे सेमियोटिक्स के ऊपर. लेकिन कितनी फ़नी बात है ना कि जब लोग उन्हें बुलाते हैं तो वो एक नॉवेलिस्ट के नाम से बुलाते हैं, अकेडमिशियन के नाम पे नहीं. तो क्या आपको ये परेशान करता है कि लोग आपको आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी से नहीं जानते कि आप एक अकेडमिशियन हो ना कि आप नॉवेलिस्ट, क्योंकि आप सेमियोटिक्स के ऊपर लिख रहे हो और आपकी ये नॉवल फेमस हो गई, वो नहीं हुई. अम्बर्टो को कहते हैं यस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. कहते हैं हाँ कभी कभी मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ कि लोग मुझे अकेडमिशियन क्यों नहीं बोलते, क्योंकि मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ जो नॉवल खाली संडेज को लिखता है. इट्स नॉट अ जोक, और ये मजाक नहीं है. आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स. मैं अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में बैठता हूँ, वहाँ मीट करता हूँ, मैं ऑथर और राइटर्स के बीच में नहीं बैठता. आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द अकेडमिक कम्युनिटी. मैंने जो कम्युनिटी बिल्ड करी है, मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ वो एक अकेडमिक कम्युनिटी है. मैं राइटर्स की कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता. बट ओके इफ दे मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवेल्स. लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर उन्होंने ज़्यादा नॉवेल ही पढ़ी हुई है और वो मुझे नॉवेलिस्ट मानते हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें. लाफ एंड श्रग्स, ऐसा नहीं कंधा उचकाते हैं और थोड़ा सा हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है. आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस. मुझे पता है कि अगर मैं नॉवल लिखूंगा तो मैं लंबी ऑडियंस को कवर कर सकता हूँ. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विद स्टफ ऑन सिमियोटिक्स. मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि कोई सिमियोटिक्स इतना पढ़ सकता है 1 million की तादाद में. मुकुंद, दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मुकुंद कहते हैं अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन है. यहीं से मेरे को एक और क्वेश्चन दिमाग में याद आ रहा है. द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवल. ये तो बहुत ही सीरियस नॉवल है. इट्स अ डिटेक्टिव yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology and medieval history, yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? वो कहते हैं देखिए ये जो आपने नॉवल लिखी है तो बड़ी सीरियस सी नॉवल है ना. यहाँ पर आपको पता चलेगा एक यान के बारे में जो कि एक डिटेक्टिव यान है ना. ठीक है. यान रेफर्स टू, आप बोल सकते हो यान एक तरह का लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस लेंथ ऑफ इंटरलॉक फाइबर यूज किया जा, फाइबर बोल सकते हो, थ्रेड बोल सकते हो उसको आप, है ना. या फिर अगर आप, एक तो यान का मतलब ये होता है और दूसरा यान इनफॉर्मली यूज किया जाता है एक बहुत ही लंबी और रैमलिंग स्टोरी के सेंस में. तो अब यान यहाँ पर किस सेंस में यूज हुआ है, एक लंबी सी बोरिंग सी स्टोरी के तौर पर. तो कहते हैं ये एक सीरियस नॉवल है, थोड़ी सी बोरिंग भी है, और लेकिन इसके अंदर मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन भी है. अब एक यान जो एक लंबी चौड़ी स्टोरी हो उसको पढ़ना लोगों के लिए आसान बात नहीं है. कई सारे लोग तो बोर हो जाते होंगे, लेकिन लोगों को ये बड़ी पसंद आई. आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हुए कि इतना कुछ आपने डाल दिया उसके बाद भी लोगों को इतनी पसंद आ रही है. ये अम्बर्टो को कहते हैं नो. जर्नलिस्ट आर पजल्ड. जर्नलिस्ट आप जर्नलिस्ट, मतलब एक तरीके से वो कमेंट भी कर रहे हैं उनके ऊपर, आप जर्नलिस्ट हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो.
एंड समटाइम पब्लिशर्स, मतलब जिनको पब्लिश करना है, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, उनका तो इंटरेस्ट होता है अपनी चीज़ में ना, कि मुझे आर्टिकल्स और जर्नल्स लिखने हैं, मुझे पब्लिश करनी है, तो उनका फोकस ही उन पे होता है। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। और क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स वो सो मच ऑक्यूपाइड होते हैं अपने वर्क में, इसी वजह से उन्हें लगता है कि जो ऑडियंस है उन्हें ट्रैश पढ़ना पसंद है ना कि डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। और ये बात सच है, जैसे कि होता नहीं है प्यार मोहब्बत, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को पढ़ना पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का हर कोई इंसान प्यार मोहब्बत के बारे में पढ़ना नहीं चाहता, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा सीरियस स्टडी भी करना चाहते हैं। तो राइटअप्स को कई बार पब्लिशर और जर्नलिस्ट एक ट्रैश समझते हैं, वेस्ट मटेरियल समझते हैं। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट। Let's suppose there are 6 billion people on planet. The Name of the Rose sold between 10 to 15 million copies. और जो द नेम ऑफ द रोज है उसकी 10 से 15 मिलियन कॉपीज बिकी। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द रीडर्स। तो अगर आप कंसिडर करो तो 6 बिलियन पीपल में से अगर 10 से 15 मिलियन कॉपीज, बिलियन में से 10 से 15 मिलियन कॉपीज ही बिकी हैं, तो ये तो बहुत कम है ना। मैंने एक बहुत नॉमिनल परसेंटेज कवर किया, बट इट इज एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस। तो बस ये ऐसा ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इजी एक्सपीरियंसेस में नहीं जाना चाहते, कुछ लोग थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा डीप डाउन जा करके कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़ना चाहते हैं। और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वांट टू सी ईदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं पूरा टाइम इसी तरह की चीजें पढ़ता रहूं। भाई मेरे भी, मतलब अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं तो मुझे भी 9 बजे के बाद कुछ सीरियस पढ़ना नहीं पसंद है। मेरे को डिनर खाना होता है, टीवी देखना होता है और अपना टाइम पास करना होता है। आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट। मैं इसे एंजॉय करता हूँ, मेरी जरूरत है ये, बट नॉट ऑल दैट डे। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो जरूरी नहीं कि आप पूरा दिन करो, लेकिन अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट निकाल करके अगर आप पढ़ रहे हो तो दैट्स नॉट बिग। मुकुंद कहते हैं, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद द पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री दैट। अब मुकुंद पद्मनाभन फिर क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि क्या इसकी ह्यूज सक्सेस का कारण ये हो सकता है कि ये जो नॉवेल है हैव नथिंग टू डू विद द फैक्ट, इसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है और ये मेडिवल हिस्ट्री से कनेक्टेड है इसलिए। तो मटोई को कहते हैं दैट्स पॉसिबल, हो भी सकता है। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। लेकिन मुझे एक और चीज बताने दीजिए, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन। क्योंकि मेरे को स्टोरी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब स्टोरी सुनाता हूँ तो मुझे लगता है कि एक चीनी आदमी जो बहुत दिमागी है वैसी एक स्टोरी सुना रहा हूँ मैं। तो आप मेरी बात सुनिए। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड व्हाइल शी लव्ड माई बुक। एक मेरे अमेरिकन पब्लिशर हैं, उन्होंने कहा जब उन्हें मेरी बुक बहुत पसंद आई, बट डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन अ country where nobody has seen a cathedral or studies Latin। तो वो बोलने लगी she didn't expect to sell more than 3000 copies। उन्हें एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि वो 3000 से ज़्यादा कॉपी सेल कर पाएंगी, राइट। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो मतलब लैटिन स्टडी करते हैं, है ना, या फिर वो कैथीड्रल टाइप के लोग हैं। तो उन्हें नहीं लगा था 3000 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक पाएंगी। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज। तो इसी वजह से उन्होंने जो भी एडवांस दिया था वो 3000 कॉपीज के लिए ही दिया था। मतलब आप ये जो लेडी को देख रहे हो उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी तो 3000 कॉपीज का ही एडवांस दिया था और का नहीं दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था इससे ज़्यादा नहीं बिक पाएंगे। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 millions in the USA। A lot of books have been written about the medieval past far before mine। I think the success of the book is a mystery। अब सोचो, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अम्बर्टो इको कि इससे पहले भी मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, लेकिन इतनी सारी कॉपीज जो एक्सपेक्टेड भी नहीं थी। अब वहाँ की जो एक पब्लिशर है जिसको बहुत पसंद आई उनकी बुक, जिसने बोला कि 3000 कॉपीज के ही मैं एडवांस दे रही हूँ, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बिकेगी। तो वो किताब इतनी बिक गई एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, और जबकि पहले भी बहुत सारी मेडिवल हिस्ट्री की बुक आ गई थी, वो नहीं बिकी। तो उनका कहना ये है कि मुझे खुद नहीं पता कि ये द नेम ऑफ द रोज इतनी पॉपुलर क्यों हुई। इट्स स्टिल अ मिस्ट्री फॉर अस। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। किसी चीज के पॉपुलर होने का कारण क्या है किसी को नहीं पता। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और लेटर, वो कहते हैं एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ टाइम। अगर शायद मैंने ये 10 साल पहले लिखी होती और 10 साल बाद लिखी होती तो शायद ये इतनी फेमस ना होती। इट वुडंट हैव बीन द सेम। Why it worked at that time is a mystery। लेकिन उस समय ये काम क्यों कर गई एक मिस्ट्री है। सो वो बताना यही चाह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे कि आप कुछ कह नहीं सकते क्लियरली कि जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं।
इट जस्ट अ स्पर ऑफ मोमेंट, योर लक यू कैन से, या योर डिवोशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग। कई बार कुछ नहीं भी किया होता है आपने तो भी आप बहुत फेमस हो गए होते हो, बोलते नहीं अपना टाइम आएगा, तो बस वो टाइम आ गया है ये बोल सकते हो, या तो फिर आप ये बोल सकते हो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ मिस्ट्री, हो गया तो हो गया, मुझे खुद नहीं पता क्यों हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अम्बर्टो इको एक अच्छे राइटर नहीं है, लिटरली वो बहुत अच्छे राइटर थे, लेकिन वो अपने आप को नॉवलिस्ट से ज़्यादा कहना पसंद करते हैं कि वो एक एकेडमिशियन है जो कि पढ़ाते बहुत अच्छा है, और सेमियोटिक्स स्पेशली वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और वो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पॉपुलर हो जाएगा, वो पॉपुलर ना होकर के कुछ और पॉपुलर हो गया जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस स्टोरी और चैप्टर हमने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेटर चीज़ हमने लर्न करी वाइल हैविंग एन इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको, तो हमें ये समझ में आया कि देखो हर किसी का जो जनरल स्टाइल होता है वो एक जैसा नहीं होता, और कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि उनकी ज़िंदगी में जो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, लेकिन फिर भी व्हेन वी फील कि चलो ठीक है कर लेते हैं किसी काम को, और हम लोग डेडिकेशन के साथ उसको कर रहे हैं, बाय नॉट वेस्टिंग आवर टाइम्स रादर बाय यूटिलाइजिंग दोज थिंग्स, तो फिर कहीं ना कहीं हमको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, और कई बार जिस चीज़ की हमने उम्मीद नहीं करी होती हमें उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है। और जब हमसे लोग सवाल करने के लिए आते हैं कि भाई तुम इतनी बड़ी जगह पर कैसे पहुंच गए, या तुमने इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया, तो कई बार आपके पास जवाब नहीं होता है, एंड यू गो बैक टू दैट, फिर आप चेक करोगे कि क्या रीज़न हो सकता था, फिर आप आंसर सोच करके आओगे, फिर शायद कभी आप किसी को आंसर दे पाओ कि येस आई थॉट ऑफ दिस एंड देन आई केम टू नो दिस, कि मैं यहाँ पर पहुंच गया। सो वही होता है, कंसिस्टेंसी विल गिव यू द रिजल्ट, और मेहनत करते रहो, आपको नहीं पता कौन सा टाइम आपका एक फ्लरिशिंग टाइम बन जाए और आप जिंदगी में बहुत आगे निकल जाओ। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। लेकिन जाते जाते आप सभी लोगों को बता दो बेटा कि आप सभी लोगों को 24/7 की ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड करना है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेज मिल जाते हैं, और साथ ही साथ में आपको बहुत सारे क्लासेस के पीडीएफ्स भी मिलते रहेंगे जो कि आप हमेशा डिमांड करते हो। एंड करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो सीयूईटी की तैयारी कर रहा है, वो अड्डा की ऐप पर जा सकता है सीयूईटी की तैयारी करने के लिए, इंडिया लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप जाओगे बेटा तो आपको यूजीपीजी एग्जाम्स मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप यूजी सेक्शन में जाएंगे तो आपको ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स मिल जाएगा। When you enter here, you will be seeing Summer 2.0 बैच है, मेरी रिसेंट एक बैच आया हुआ है, अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दिस कॉस्ट 10,199 रुपीज, बट आपको ये बैच मिल सकता है लेसर प्राइसेस में बाय यूजिंग Y484 कोड। तो ये बैच आपको 9,959 रुपए में मिल जाएगा। इसमें आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंडरिटन पीडीएफ नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर काउंसलिंग सेशंस, डाउट सेशंस मिलते रहेंगे। ई बुक्स और मॉक टेस्ट आपको इंक्लूडेड मिलेंगे, 2 लैंग्वेज, 4 डोमेन और एक जनरल टेस्ट के साथ। सो अगर आप अपनी प्रेपरेशन अच्छी करना चाहते हैं, फुल स्कोर करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से पढ़िए, बेहतर पढ़िए और रिजल्ट अच्छा लीजिए। सो लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।